स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज से सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दे रहे हैं 9 क्लास का। तो आज पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान। तो आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सोशल साइंस भी स्टार्ट कर कीजिए, पढ़ाइए, तो इसलिए आज सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दिए। अब हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने के लिए कमेंट मत कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश नहीं हो पाएगा, है ना, लैंग्वेज हमसे नहीं होगा। जितना हो सकता है, चैनल हम बनाए थे मैथ पढ़ाने के लिए, इसलिए नाम भी है मैथ वॉइस वेब से। तो मेरा मकसद था सिर्फ मैथ पढ़ाना, लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों के सपोर्ट के कारण आप लोगों ने साइंस कहा तो साइंस भी पढ़ा है। अब सोशल साइंस का भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो चलिए आज से सोशल साइंस भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह आप हमारा साथ बने रहिए, और जिस तरह से अभी सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी कम हुआ है शुरुआत के हिसाब से, तो थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें, ताकि हम ऐसे ही लगातार आपके साथ बने रहें। और हर क्लास में ऐसा नहीं कि 9 क्लास में, फिर 9 क्लास के बाद आपका 10 क्लास भी, 10 क्लास तो अभी भी स्टार्ट है, लेकिन ज़्यादा अभी नहीं करा रहे हैं। आप लोग जब 10 क्लास जाइएगा तो पूरा एकदम पढ़ाएंगे बढ़िया से सब सब्जेक्ट, है ना। तो चलिए अभी ज़्यादा फोकस 9 क्लास में ही कर रहे हैं, क्योंकि आप जो 9 क्लास के हैं वही लोग का ज़्यादातर कमेंट भी आता है, ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, तो 9 क्लास में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बाकी अगर कोई दूसरा क्लास को आप हैं 10 क्लास या 8 क्लास, तो 8 क्लास तक खैर ख़त्म हो गया है, मैथ साइंस स्टार्ट है। 10 क्लास में होंगे तो 10 क्लास वालों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपको भी जैसा 9 क्लास में रेगुलर क्लास देते हो वैसे ही 10 क्लास का भी रेगुलर क्लास दे पाएंगे। अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं रहता है तो फिर क्यों उसमें ज़्यादा टाइम पास करें, इसलिए 9 क्लास में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि 9 क्लास वाले जैसे पिछले मरतबा 8 क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट थे, 8 क्लास को अच्छे से पढ़ाए थे साइंस और मैथ दोनों, तो वही 8 क्लास वाले ने अभी 9 क्लास चला गया। तो 9 क्लास आपको सब सब्जेक्ट नहीं, मतलब इंग्लिश हिंदी छोड़ के मैथ शुरू किए थे, साइंस हो ही जा रहा है, मैथ और साइंस दोनों, तो 5-5 चैप्टर दोनों का हो गया है। आज से सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान, है ना। तो कमेंट करिएगा, अगर बढ़िया से समझ में आवे तो आगे भी क्लास कराएंगे, इतिहास भूगोल सब करा देंगे। कमेंट करिएगा, है ना, क्योंकि देखिए मेन हम टीचर मैथ के हैं, मैथ का नाम से ही चैनल है, यानी मैथ ही पढ़ाने के मकसद से हम यूट्यूब में आए थे। लेकिन वही आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज सोशल साइंस भी पढ़ाने पर मजबूर हम हो गए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज राजनीतिक विज्ञान, है ना, जिसको पॉलिटी कहेंगे इंग्लिश में, पॉलिटी कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान। तो यहाँ पे समझते हैं, पहला चैप्टर इसका है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। तो देखिए कोई बुक में, कहा कि हम मेरे पास बुक नहीं है, ये हम मोबाइल से डाउनलोड किए हैं, तो कहीं कहीं पे देखिए पहला चैप्टर में कोई और दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा में है, अध्याय 2 में। और जब NCERT का जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किए तो ये पहला में है। तो देख लीजिएगा आपका बुक में कौन है, अगर पहला में कोई दूसरा चैप्टर होगा तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर है, तो उसको भी करा देंगे, है ना। हम जो अभी NCERT का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से डाउनलोड किए, तो पहला में ये चैप्टर है, 5 ही चैप्टर है, और बाकी जो था उसमें देखिए कि 6 चैप्टर है, यानी पहला में एक और चैप्टर है कोई, है ना। तो देखिएगा आपका बुक में क्या है, तो कमेंट करिएगा, तो हम उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखते हैं जो मेरे बुक NCERT का जो ऑफिशियल बुक है उस हिसाब से लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये पहला चैप्टर है, जो कि हो सकता है अगर आप लोग का कुछ साल पुराना बुक हो तो उसमें दूसरा चैप्टर होगा। तो आज पहला चैप्टर इसको देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है और क्यों है, ठीक। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं ना। डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, समझते हैं। देखिए सबसे पहले परिचय जान लेते हैं इस अध्याय का। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है।
यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन के में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वृहत्तर परिभाषा पर आएंगे, यानी लोकतंत्र के बारे में शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा विस्तार से यहाँ पे हम इस चैप्टर में समझेंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दुनिया दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो जितना लोकतंत्र क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों आज दुनिया को लोकतंत्र शासन की ज़रूरत है। सबसे लोकप्रिय शासन जो है लोकतांत्रिक शासन क्यों है, इस पर हम यहाँ पे विस्तार से गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र मतलब समझ में आता है, लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा चुना हुआ सरकार। साधारण शब्द में इतना सा अभी डिफिनेशन इसका याद रखिएगा, लोगों द्वारा चुना गया सरकार। जैसे कि भारत में हम लोग सरकार चुनते हैं तो ये लोकतांत्रिक है ना। बाकी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ पे लोगों को चुनने की आज़ादी नहीं है सरकार, है ना। राजा महाराजा जैसे पहले भारत में भी था, उस तरह का सिद्धांत, उस तरह का शासन अभी भी बहुत सारे देश में है ना। लेकिन सबसे लोकप्रिय शासन ये लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने मर्जी से भेजते हैं, है ना। तो चलिए इसी पर आज हम पूरा चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ये लोकतंत्र क्या है उस पर देखिए। लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखिए। लोकतांत्रिक सरकारें क्या है और गैर लोकतांत्रिक क्या है। अभी तक जितना भी आपके पास नॉलेज है उस हिसाब से इसके बारे में लिखने बोला है। ठीक है, तो खैर इसको लिखते रहिएगा, समझते हैं। ये सब समझ आगे समझ में है ना, लोकतंत्र गैर लोकतंत्र क्या है ये सब यहाँ पे समझना है, इसलिए अभी हम स्पेशल उसको नहीं समझा रहे, इधर वही सबका जवाब है ना। परिभाषा की ज़रूरत क्यों है? देखिए, आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर करें। मेरी नाम है एक छात्रा का, है ना, स्टूडेंट का, उसने कुछ आपत्ति की, उस पर गौर करते हैं। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदोह ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा में अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। यानी एक कोई स्कूल है उसमें वार्तालाप हो रहा है, एक स्टूडेंट है, एक छात्रा है मेरी, उसने आपत्ति जताई कि लोकतंत्र का परिभाषा क्या जरूरी है इसका परिभाषा देना, है ना। तो इस पर विचार विमर्श हुआ, तो और भी स्टूडेंट जो है छात्राएं वो भी भाग लिए। तो उस चर्चा को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि क्या चर्चा हुआ उस स्कूल में। ठीक है, तो देखिए मेरी वही जो स्टूडेंट है उसने कहा, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगा। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? तो ये जो मेरी है उसके अनुसार, ये जो कह रही है उसके अनुसार भी इसमें पहला चैप्टर में कुछ और होगा, है ना। जो कि हम पहले बोले कि कोई बुक में पहले चैप्टर में कुछ और है और ये दूसरा चैप्टर है। तो ये मेरी भी का भी कहना है कि ये बुक का नाम ही है लोकतंत्र यानी राजनीतिक विज्ञान। तो लोकतंत्र के बारे में ही पहला चैप्टर में कुछ है, लेकिन उसमें परिभाषा नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के बारे में हम पहला चैप्टर में कुछ बहुत पढ़ ही चुके और हम वहाँ पे समझ चुके, तो फिर स्पेशल इसका परिभाषा क्यों, यानी लोकतंत्र क्या होता है वहाँ पे हम जानकारी है पहला चैप्टर में थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे स्पेशल इसका फिर दूसरा चैप्टर में आकर के हम इसका परिभाषा क्यों खोज रहे, क्यों जानना चाहेंगे। यही वाला रहना चाहिए पहला चैप्टर में कि पहला में हम जान लेते इसका परिभाषा, तब फिर इसके बारे में अध्ययन करते। तो सवाल तो सही बोल रही है ना, होशियार स्टूडेंट होगी। तो देखिए उसका मैडम जो थी लिंगदोह मैडम, उसने क्या जवाब दिया, तुम्हारी बातों में दम है। सही बात है, दम है, हमको भी लगता है दम, बहुत दम है। पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते? बोल रही है तुम्हारे बात में दम है, सही बात है, लेकिन हम देखिए सामान्य जीवन में भी ऐसा ही करते हैं।
जैसे क्या करते हैं, तो क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? तो बोला कलम का उपयोग करते हैं, बरसात में छाता उता का, प्रेम करते हैं, तो ये सब करने से पहले क्या हम इसका बारे में यानी इसका डिफिनेशन या इसका परिभाषा जानना जरूरी मानते हैं? नहीं। देखिए, जब हमने कलम पेन से लिखना स्टार्ट किया, जब पेन है तो उसमें शुरुआत में परिभाषा बिना कुछ जाने का मतलब परिभाषा से हमने लिखना चालू किया। बरसात आया तो छाता, बरसात है तो बरसात में जो भी होता है छाता का प्रयोग या जो भी है भीगना उगना, तो वो स्टार्ट कर दिया। बरसात का परिभाषा कौन ढूंढते रहेगा, है ना। तो यानी जैसा सामान्य जीवन में भी लोग उपयोग कर लेते हैं, उस चीज़ से गुजर जाते हैं, जब उसमें फिर बाद में चल के अगर उसमें ज़रूरत पड़े तभी उसका परिभाषा ढूंढने के प्रयास करते हैं, वरना क्या मतलब परिभाषा से, है ना। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? यानी वही कलम, बरसात, प्रेम, ये सब का कोई परिभाषा है, लेकिन हम सब इससे गुजरते हैं, है ना। इस पर कुछ ना कुछ काम करते हैं, कलम से लिखते हैं, बरसात से गुजरते हैं, प्यार से भी गुजरते हैं। जरा सोचो, क्या इसमें बहुत, हाँ, इसके बाद शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो कहने का मतलब, मैडम इसको समझा दी बच्चे को, उसको जो सवाल पूछ रही थी कि हम शब्द का उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, है ना। जब उपयोग हो, जब ज़रूरत पड़े तो उपयोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम इसका डिफिनेशन खोजते रहेंगे। जैसे बरसात हो रहा है, पानी आ रहा है, तो वहाँ पर हम जल्दी छाता निकाल के उस बरसात से बचना चाहेंगे कि छाता का डिफिनेशन खोजते रहेंगे, छाता क्या है। तो वैसे डिफिनेशन, परिभाषा से क्या मतलब, हम वहाँ पे उपयोग कर लेते हैं, फिर बाद में कभी मौका मिले तो उसको जानने की प्रयास करते हैं, ठीक। तो फिर मेरे ने कहा, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? तो ये भी सही है, बहुत ही होशियार रही होगी स्टूडेंट, ये जो है मेरी। तो फिर मैडम को बोल रही है कि फिर परिभाषा का क्या जरूरत है, हम उपयोग कर ही लेते हैं, सब उपयोग हो गया। जैसे कलम का उपयोग हो ही गया, तो कलम का हम परिभाषा जान क्या करेंगे? जानते हैं लिखना है तो लिख रहे हैं कलम से, अब इसका हम परिभाषा जान के क्या करेंगे? तो फिर से मैडम ने क्या जवाब दिया, देखिए, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदा बूंदी और बादल फटने जैसा स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना है। देखिए कितना अच्छा जवाब है। ये बोल रहे परिभाषा की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? जब शब्द का उपयोग करने में परेशानी हो। जैसे बरसात का कोई एक परिभाषा नहीं, कभी बूंदाबांदी खाली होती है, कभी बादल फट जाता है, मन एकदम हचपचा के बारिश होने लगती है, कभी सामान्य बरसात रहता है। तो ये सब में फ़र्क करने की अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इसको बरसात को समझना होगा कि क्या है ये बरसात, क्यों है ना, यानी डिफिनेशन इसके अंदर घुसना होगा। तो लोकतंत्र में भी यही बात लागू होती है, ठीक। हमें इसके हमें इसके लिए भी अस्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का उपयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहते हैं। तो लोकतंत्र क्या है जानने के बाद भी हमें इसको अच्छे से परिभाषित करने की इसीलिए ज़रूरत है, क्योंकि इसका अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्द प्रयोग होता है इसके लिए भी, और अलग अलग तरह की सरकारें भी जो लोकतंत्र ना होते हुए भी खुद को लोकतंत्र कहते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को एकदम अच्छे से जानना होगा, तब आप जान पाइएगा कि कौन सा देश में लोकतांत्रिक सरकार है और सच में कौन सा देश में लोकतांत्रिक है, या बहुत सारा देश में सिर्फ कहने के लिए लोकतांत्रिक है, बाकी बात सब राजनीतिक राजतंत्र जैसा है ना, राजा जैसा ही वहाँ पर नियम कानून है, लेकिन कहने को लोकतांत्रिक है। तो ये सब बातों को समझने के लिए हमको इस पर अंदर आना होगा, लोकतंत्र के अंदर एकदम गहन अध्ययन करना होगा, ठीक। अब देखिए एक और स्टूडेंट उठ गए, रिबी यांग है ना, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? फिर ये बोल रही है कि कहाँ ज़रूरत है परिभाषा बनाने का। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाले शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो वो जो छात्रा है उसने फिर से सवाल कर दी मैडम को कि देखिए परिभाषा बनाने की क्या ज़रूरत है, आपने तो एक दिन हमको समझाया था हम लोगों को,
अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो वाक्य, उस वाक्य को सुनाया था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र है कहते हैं ना, वही लोकतंत्र है। तो आपने तो डिफिनेशन बता दिया पहले, यही तो लोकतंत्र है। तो फिर और ये पूरा चैप्टर लोकतंत्र पर क्यों आधारित है, क्यों इतना लोकतंत्र के बारे में पढ़ना जरूरी है? हम तो जानते हैं लोकतंत्र क्या है, ये कहना है इस रिबी यांग का, है ना। तो देखिए आगे फिर बोलिए कि मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये जो अब्राहम लिंकन बोल के गया वो सही बात है, वो सही डिफिनेशन है, सब मानते भी हैं। तो फिर हम इसमें बदलाव की क्या ज़रूरत है। और ये जो चैप्टर इतना लंबा एक चैप्टर बन गया है, इसका मतलब इसमें अलग अलग डिफिनेशन होगा, तो क्या ज़रूरत है इतना सारे डिफिनेशन का, परिभाषा का, वो कहना उस स्टूडेंट का है। तो फिर से मैडम खड़ी ही होगी, स्टार्ट किया अपना जवाब उसका। मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। ये भी बोल रही है कि परिभाषा बहुत बढ़िया है, हम नहीं कह रहे हैं कि इसमें बदला जाए, है ना। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। बोला जब तक हम इस पर गहन विचार ना करें, इस मसले पर खुद विचार ना करें, तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि यह जो अब्राहम लिंकन ने दे कर गया वही सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है। सही बात है, कोई भी चीज़ हो अपना भी कॉमन सेंस या अपना भी उसमें सोच विचार लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी कह के चल गया एक लाइन तो एकदम वही हर जगह फिट हो जाएगा, हर जगह सही होगा, ऐसा बात नहीं है। हमें अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, ये मैडम का कहना है। सही बात बोल रहे हैं ना। जैसे बहुत सारा ऐसा चीज़ होती है जो कि कोई महापुरुष कह के गए एक लाइन कुछ मोटिवेशन टाइप में, तो उसी को आदमी हर जगह फिट कर देता है, भले वो अपने ज़िंदगी में वैसा सिचुएशन है या नहीं, हर जगह फिट कर देता। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो बोला सही बात बोल के गए, लेकिन हर जगह वो सेट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या हर आदमी के लिए वो सही हो वैसा ज़रूरी नहीं है, अपना भी सोच विचार रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैडम उसको समझाए। तो फिर योलांदा एक तो और स्टूडेंट उठ गई और ये क्या बवाल कर रही करेगी, देखते हैं। मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बोले हाँ। तो मैडम बोले हाँ बउआ कह, तू ही अपना कसर निकाल दो, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये और बड़ बन रही, बोल रही कि हमको कोई परिभाषा का ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। हाँ, ये भी सही जवाब दे रही है, लेकिन देखिए डेमोक्रेसी शब्द जो बना है यूनानी शब्द से बना है, डेमोक्रेसिया से। वही डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में समझा दे रही है, इंग्लिश मतलब से। तो डेमोक्रेसी बना किस चीज़ से है? यूनान का एक शब्द डेमोक्रेसिया से। इसमें यूनान में डेमोस का मतलब होता है, यानी डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसिया या लोकतंत्र का अर्थ हो गया लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या जरूरत है। तो इसने देखिए फिर से एक अलग डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन इसने लिया योलांदा ने, और कहा यही सबसे अच्छा डिफिनेशन, यही सही अर्थ है, सही डिफिनेशन है, सही अर्थ है। तो फिर से इसका परिभाषा जानने की हमको क्या ज़रूरत है। जैसे एक और स्टूडेंट ने कहा था अब्राहम लिंकन को लेकर के, उसने जो कहा वही सही है, तो फिर हम आगे क्यों परिभाषा इसका जानना चाहेंगे, है ना। तो इसी तरह इसने भी फिर से डेमोक्रेसी को एकदम तोड़ के समझा दी कि ये दो शब्द से बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस मतलब लोग और क्रेसिया मतलब शासन, तो लोगों का शासन हो गया, तो डिफिनेशन तो हो गया। तो और क्या जरूरत है इसका परिभाषा का? तो फिर मैडम उसका जवाब दी, देखिए क्या जवाब दी। इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। तो फिर से उसको समझा रहे हैं कि सिर्फ शब्द का जो उत्पत्ति है वहाँ से सिर्फ एक शब्द का मीनिंग से उसका परिभाषा हरदम या हर जगह
उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है ना। जैसे वही बात बोले, जैसे कोई कुछ लाइन कह के चल गया तो उसको आदमी कोई दिमाग में छाप लेता है, हर जगह उसी को लगा देता है। तो नहीं, हर चीज़, सिचुएशन, हर इंसान, हर वक्त के लिए कोई एक चीज़ सही नहीं हो सकता है ना। वक्त, हालात और समय के अनुसार सब बदलता है ना। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले, देखिए एग्जाम्पल इसने दिया कंप्यूटर शब्द का। तो कंप्यूटर जो था कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। कंप्यूटर बना है, शुरुआत में जो कंप्यूटर का जो नाम पड़ा वो कंप्यूटिंग माने गिनना है ना, कोई चीज़ को गिनना, 1 2 3 ऐसा, तो गिनने वाला शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। अगर इसका सही मीनिंग देखा जाए तो कंप्यूटर जो बना था वो गिनने के लिए, गिनती करने के लिए बना था। यानी मुश्किल गणनाओं को, मुश्किल गिनतियों को सरलता से गिनने के लिए कंप्यूटर बना था। तो मुश्किल गणनाओं को सरलता से गिनने के लिए बने यंत्र यानी मशीन को ही कंप्यूटर कहते हैं। ये शुरू का डिफिनेशन था। लेकिन अब क्या हो गया, दरअसल में बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर था ये, है ना। पहले जो कंप्यूटर था वो कहा जाता है बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर था, गिनती का काम होता था वो। लेकिन अभी देखिए क्या हो गया, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन आज अगर कहेंगे कंप्यूटर का अर्थ कैलकुलेट करना है, गिनती करना है, तो कोई मानेगा नहीं, मानेगा। वक्त और हालात के साथ बदल गया ना। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने, सब चीज़ में होता है कंप्यूटर का, है ना। तो इसको सिर्फ कहा जाए कि गिनती करने के लिए का यंत्र को कंप्यूटर कहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसका शब्द है, उस शब्द के आधार पे देखा जाए तो वही उसका मेन डिफिनेशन है कि कंप्यूटिंग माने गिनना, तो गिनती करने के लिए इसका प्रयोग हुआ था, इसको बनाया गया था। लेकिन आज हर काम होता है, इसीलिए इसका जो मेन डिफिनेशन था, जो ओरिजिनल डिफिनेशन था, वो आज रद्द हो गया। इसका कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है। आया समझ में। तो इस तरह से मैडम ने समझाई कि शब्द वही रहते हैं पर समय बीतने के साथ उसका अर्थ बदल जाता है। तो कंप्यूटर शब्द तो वही है, जो शुरुआत में जो कंप्यूटर बना था गिनती के लिए, वही शब्द है, आज भी है कंप्यूटर, वही शब्द नहीं बदला, लेकिन उसका मायने बदल गया, उसका मतलब बदल गया, है ना। कहते हैं इंसान नहीं बदलता, इंसान का नज़रिया बदल जाता है वक्त के साथ, वही चीज़ है ना। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों को मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं है। तो देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ इसने समझा दी कि सिर्फ उसका मूल शब्द यानी उसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है, उस शब्द से लेकर के उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता है ना। जैसे कंप्यूटर का उत्पत्ति गिनने से हुआ है, तो उसको गिनती को लेकर के अब इसका डिफिनेशन नहीं बनेगा, ये हालात के साथ बदल गया। मेरी, फिर ये मेरी उठी, अभी मेरी जो शुरू में उठी थी, शुरू में बात की थी, सवाल पूछे थे वो। मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, हमें इसका अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी ही होगी। तो ये देखिए शुरू जो स्टूडेंट खड़ी हुई थे, पूछे थे, वो समझ गए अब, है ना। वो बोल रहे हैं कि मैडम आपका कहने का मतलब, हम लोग बहुत कोशिश किए आपको हराने का, लेकिन हरा नहीं पाए। मतलब आपका है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जो हम लोग बता के चल गए हैं कि कंप्यूटर बोलते का लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुना गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। इस तरह का जो शॉर्टकट में हम लोग डिफिनेशन कुछ स्टूडेंट ने बताया, जो कि सही है, लेकिन उसका और भी मतलब हो सकता है। यानी हम लोग जो शॉर्टकट तरीका अपनाए वो कोई शॉर्टकट नहीं, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। हम जो शॉर्टकट अपनाए वो काम का नहीं है। हमें इस अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसका कुछ न कुछ परिभाषा इसकी गढ़नी ही होगी अभी के हालात पर। तो मैडम बोली हाँ एकदम सही समझी तुम बहू, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डाले, यानी चल अब समझ ही डालते हैं लोकतंत्र क्या है। तो चलिए हम लोग भी अब समझ जाते हैं, उन लोग का बहुत देर तक बातचीत देख लिए, अब लोकतंत्र क्या है समझते हैं। एक सरल भाषा, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी।
सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने की अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र का एक सामान्य सा परिभाषा जो कि सदियों से लोग समझते आए हैं और अभी भी मानते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को, यानी जो देश चला रहा है, जो सरकार बनेगी, उसका चुनाव लोग करते हैं, है ना। इस बात पर ही लोकतंत्र नाम पड़ा है ना, लोग का तंत्र, यानी लोगों द्वारा चुना गया तंत्र यानी सिस्टम, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, यानी कौन शासक करेगा, कौन राजा बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसका चुनाव लोग करते हैं, वहाँ का जनता करते हैं। आए बस में, तो ये एक साधारण सा डिफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, इस पर और विस्तार से इस पर अध्ययन करेंगे। यह एक उपयोगी शुरुआत है। हाँ, शुरुआती डिफिनेशन, जैसे कंप्यूटर का शुरुआती था कि गिनती करना, गिनती के लिए था, है ना। तो इस तरह का ये लोकतंत्र का शुरुआती है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। देखिए, ये जो डिफिनेशन देखे वो उसमें लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में ये एक बढ़िया स्पष्ट अंतर दे देता है, ठीक है। यानी लोगों द्वारा जो चुना जाता है शासक, वो लोकतांत्रिक हो गया, और गैर लोकतांत्रिक माने जिसमें लोगों का कोई हाथ नहीं है, राजा प्रजा वाला शासन जो चलता है वो, है ना। अब देखिए, एक म्यांमार के यहाँ पे देखिए, म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जैसे म्यांमार में जब किताब छपा था उस समय का भी वही हालत था जो अभी हुआ, इसलिए उस पर दिया हुआ है ना। जैसे अभी म्यांमार में क्या हुआ, सैनिक तख्ता पलट करके वहाँ का जो आंग सांग सूची थे, वहाँ का राष्ट्रपति, उसको हटा करके और सैनिक खुद वहाँ पे ये बन गए हैं ना, शासक कर रहे हैं, सैनिक शासन चल रहा है, सैन्य शासन। तो यही कहना है कि सैनिक शासन जो, सैन्य शासन जो तख्ता पलट करके वहाँ का सरकार बन जाते हैं, सबको किडनैपिंग करके सरकार को ही बंदी बना लेते हैं, तो ये लोगों ने नहीं चुना है, इसको नहीं चुना है ना। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। तो देश का शासन में लोग वहाँ पे बन गए जो सेना का नियंत्रण था, जिस पर शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी वहाँ पे लोगों की नहीं है, जो भी फैसला वहाँ पे होता है। पिनोशे, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब में शाह लोगों द्वारा शासन नहीं चुने गए हैं। सऊदी अरब में भी वही होता है, राज परिवार वहाँ में जो जन्म लेता है वही उसका शासक, वही उनको ही वो हक होता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ उदाहरण है जिसमें लोकतंत्र नहीं, वहाँ पर लोगों का कोई ये नहीं। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे में नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि लोकतंत्र का जो हमने डिफिनेशन पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल जो दिखाया है म्यांमार का, सऊदीया का, ये जहाँ पे वो जो लोकतांत्रिक नहीं है तो वहाँ पे तो फिट बैठ रहा है, ठीक है। जहाँ पे लोग नहीं चुन रहे हैं वो गैर लोकतांत्रिक, और जहाँ पे लोग चुन रहे हैं वो लोकतांत्रिक। लेकिन बहुत सारा देश ऐसा भी है, अगर सिर्फ इसी डिफिनेशन को बात करें तब तो लोकतंत्र खत्म हो गया कि हाँ ये लोकतंत्र और बाकी गैर लोकतंत्र। लेकिन देखिए, यहाँ पे बीचा वाला भी चीज़ होता है। जैसे बहुत सारा ऐसे देश है जो कि लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए लोग उसे चुनते हैं। वो कहने के लिए इलेक्शन करवाता है, वोटिंग करवाता है कि लोग हमें चुन रहे हैं, लेकिन लोगों का उसमें कोई भी अपना प्रभाव नहीं रहता है, ठीक है। अपनी मर्जी से ही वो लोग सरकार बनाते हैं, बस लोगों को ऐसे दिखावे के लिए कि हम भी लोकतंत्र है, वैसा भी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, वैसे है कुछ बहुत सारे देश जिसमें ऐसा होता है। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे, जैसा कि हम इस सबको अध्याय 3 में ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे आगे क्या है। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है ना, ठीक। तो जो अभी बताएं कि लोकतंत्र नहीं है ना, लेकिन दिखावे के लिए वो लोकतंत्र अपने आप को दिखाता है दुनिया को कि हम लोकतंत्र हैं,
है ना। तो ये लोकतंत्र को यहाँ पे इस तरह से समझना है कि आप समझ सकते हैं कौन सा देश में सही में लोकतंत्र है, कौन दिखावा कर रहा है। चलिए, इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकार के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा, है ना। हर कोई फर्क नहीं कर सकता, बहुत बारीक फर्क होता है इसमें, है ना। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा को एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। तो एक एक शब्द को गहराई से समझना होगा, तब हम जाकर के ये जो छोटा सा खाई है बीच में उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पे कुछ लोकतंत्र का अलग अलग डिफिनेशन दिया हो, उसको थोड़ा सा ही पढ़ लेते इसको भी। रिबी यांग स्कूल से घर गई, रिबी यांग कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों का जो कथन, जो इस लोकतंत्र के बारे में उन्होंने जो कहा उसको जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी उन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। तो उसने कौन कहा ये सबको, उसको राइटर का नाम नहीं लिखा, जो बोला उसका नाम नहीं लिखा, बस जो बोला उसको लिखा गया, है ना, क्या बोले उसको लिखा। तो उसको यहाँ पे हम भी देख लेते क्या क्या उसने जमा किया अलग अलग लोगों से। तो देखिए, पहला उसने देखा कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। ये लोकतंत्र जो है कह रहा है, कोई अब कौन कहा है, बड़ा डेंजर बात बोला है कि लोकतंत्र जो है व्यक्ति को अपना शोषक यानी खुद का नुकसान खुद करने का आज़ादी है। माने हम चुनते, जैसे कई बार होता है हम चुनते हैं अच्छा जान करके, लेकिन ख़राब निकल जाता है, तो क्या कि चुने तो हमें, लेकिन वो हमारे ही खिलाफ आ गए। तो इस तरह से अपना शोषक खुद अपना शोषण खुद करा रहे हैं, है ना। तो ये एक बढ़िया है। दूसरा है, लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। दूसरा मतलब किसी ने बताया कि लोकतंत्र मतलब है अपना तानाशाहों को चुनाव करना, लेकिन उनके मुंह से अपने इच्छा की बात सुनने के बाद, यानी मुंह से बड़का बड़का बोल दिया, हम उसको चुन लिए, और वो एक तानाशाह है ना। तो ये सही, ये भी डिफिनेशन सही फिट होता है। ऐसा भी होता है बहुत सारे जगह पे या बहुत सारे देश में। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। बोला व्यक्ति का न्यायप्रियता, यानी उसमें जो न्यायप्रियता, न्याय करने की जो चाहत है वो लोकतंत्र को संभव बनाती है। यानी लोकतंत्र से ये संभव हो सकता है ना, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान, कुछ अन्याय हो रहा है उसमें रुझान जो है लोकतंत्र को जरूरी बना देता है। यानी कुछ अन्याय हो रहा है तो उसको रोकने के लिए लोकतंत्र जो है जरूरी है। लोगों के बीच अन्याय हो रहा है तो लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है वैसी सरकार को ही हम शासन करें। तो लोकतंत्र एक डिफिनेशन ये भी किसी ने दिया कि यह सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है, जैसे सरकार के लायक हम हैं वैसे ही सरकार को हम वहाँ पे बैठाएं, वहाँ पे भेजें। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। किसी ने ये बात भी बोला है कि लोकतंत्र में जो भी उसमें बुराई है, खराबियां हैं, वो सभी खराबियों को अच्छा लोकतंत्र यानी अधिक लोकतंत्र से दूर किया जा सकता, और अच्छा लोकतंत्र बनाकर ही उसे दूर किया जा सकता है। तो ये सब अलग अलग लोगों के राय है। तो ये उसने अपने बुक में लिखा, जिसे हमने भी पढ़ा। आगे देखते हैं हम अब लोकतंत्र की मेन विशेषता पर आते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरा तस्वीर हटा देते, बहुत खराब दिख रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र की विशेषता समझते हैं। लोकतंत्र की क्या विशेषता है, अब यहाँ पे हम इसका गहन अध्ययन करेंगे। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। तो चलिए, ये छोटा सा डिफिनेशन से हमने लोकतंत्र को शुरू किया। लोकतंत्र का छोटा डिफिनेशन देखें, जिसमें क्या होता है, लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चुना गया शासन, है ना। तो इस पर बोल रहा है कि बहुत सारा सवाल इस पर उठता है। तो क्या सवाल उठता है, इस सब देखेंगे यहाँ पे। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? ये सब देखिए सवाल खड़ा कर रहा है।
क्या सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, इसको सही से जानना होगा कि शासक को चुना हुआ यानी कि चुन दिए हम लोग, अपने से भेज दिए, लेकिन शासक कोई और बन गया, जैसे पाकिस्तान में जैसे हुआ था। समझेंगे क्या हुआ था एक करके अभी। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक, यानी क्या क्या अधिकार है वो भी जानना है कि हम लोकतंत्र कर रहे हैं, लेकिन उस पर क्या क्या अधिकार है। अब जैसे बहुत कोई क्या है, बहुत जगह की लोकतंत्रता है, लोग भेज रहे हैं, लेकिन उसका जो भेज रहे हैं उसमें कुछ अधिकार नहीं दिया उसको। मेन अधिकार सैनिक पर है या कोई दूसरे पार्टी पर अधिकार है, और जो हम लोग चुन के भेजे उस पर, जो जनता चुन के भेजता है उस पर एक लिमिटेशन होता है कि आप इसी पर सिर्फ फैसला कर सकते हैं, और फिर भी आपका कोई चीज़ है तो उसको हम अगर चाहें तो रद्द कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आला अधिकारी, मतलब ऊपर, उससे ऊपर और बैठा हुआ है। तो हम तो चुन के भेजे जरूर, लेकिन बिना काम का हो गया वो, है ना। तो ये डिफिनेशन देखिए हर जगह फिट नहीं होगा, है ना। बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ पे लोग चुन के भेजते हैं लेकिन बेकामा, है ना, खाली कहने के लिए। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी कर लेते हैं, जिसको हम नहीं चुनते हैं वो भी कुछ फैसला कर देता है बहुत सारे अधिकारों पर, है ना। तो इन सभी बातों को यहाँ पे गौर फिक्र करना है। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, ये सब सवाल है ना, कि किस तरह का चुनाव को हम एकदम सही में लोकतांत्रिक कहेंगे, और लोकतांत्रिक चुनाव होने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जोर दबाव से, जैसे बहुत सारे देश ऐसा है जिसमें एक ही पार्टी है, अब उसमें क्या है, एक ही पार्टी है, एक आठ हुआ ऐसे उठा देगा खाली, लेकिन जीतेगा वही हमेशा। मतलब कहने को लोकतंत्र है, लेकिन आपको वोट एक एक पार्टी को देना, उसी को, है ना, और किसी का अधिकार नहीं। अधिकार है लेकिन ऑटोमेटिक वहाँ पर वोट ही नहीं जाता है, जो चीन में होता है वैसे। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित करती है? तो ये अभी जितना सब कुछ पढ़ रहे हैं ये सब एक सवाल है ना, ये सब सवाल का जवाब हमको इस चैप्टर में मिलेगा, है ना। इसलिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ समझने का प्रयास न करें, बस सवाल यहाँ पे ध्यान में रखें कि क्या क्या सवाल खड़ा हो रहा है ये छोटा सा डिफिनेशन से, है ना। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा में बंध कर काम करना जरूरी है? तो ये देखिए, ये अभी जो बात बताएं वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि हम जो चुन के भेजे, क्या वही सब कुछ करने में आज़ाद है, या उसमें कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया है, क्या आप ऐसा फैसला नहीं कर सकते हैं, मेरे मर्जी से फैसला नहीं कर सकते, तो फिर वो चुन के हम भेजे उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों पर आदर करना चाहिए, नागरिक का जो अधिकार है उस पर उसको ये करना चाहिए? तो यही सब कुछ जितना भी प्रश्न यहाँ पे देखे, इन सभी प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पे हल मिलेगा हमको, है ना। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करते, जितना भी प्रश्न उठा सब पर यहाँ पे बारी बारी से विचार होगा। देखिए पहला विचार करते हैं, पाकिस्तान को एग्जाम्पल लेते हुए। पाकिस्तान में क्या हुआ देखिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, है ना। तो जो मुख्य फैसला होता है, जो प्रमुख फैसला, वो रहता है निर्वाचित नेताओं के हाथ, और बाकी बात जो हम चुन के भेजते हैं उनको, है ना, यानी जो चुन के भेजते हैं उन पर कुछ हाथ नहीं रहता, छोटा मोटा काम रहता है, और उसमें जो पहले से नेतागिरी कर रहा है, बैठल है निर्वाचित नेता, चाहे वो सैन्य तख्ता पलट द्वारा, वो मेन काम करेगा, है ना। जैसे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को ख़त्म कर दिया, है ना, कहाँ गया, हाँ, उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। तो परवेज मुशर्रफ ने 1999 पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट करवाया और खुद को कार्यकारी घोषित कर दिया, माने हमें अब देश चलाएंगे, इस तरह से अपने आप को घोषणा कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति, फिर बाद में चल करके अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया, और 2002 में एक जनमत संग्रह
करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। फिर 2002 में 5 साल और बढ़ा लिया, जनमत संग्रह यानी जनताओं का कुछ जनता का समर्थन लेकर के, और फिर से 5 साल अपना कार्यकाल को बढ़ा लिया। ठीक है। और वो जो जनमत संग्रह था वो मतलब सही तरीके से नहीं किया था, है ना, धोखाधड़ी था उसमें। पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। तो वहाँ के जो लोकतंत्र चाहते थे वो लोग इस पर सवाल खड़ा किया कि जो जनमत संग्रहण कराए, जनमत संग्रह माने कि ये जनता का ही होता है कि जनता का राय से हम गए, लेकिन ये वो जो जनमत संग्रह कराए थे वो एक धोखाधड़ी था, है ना। और इसमें बड़े पैमाने में गड़बड़ी की गई, बहुत बड़ा पैमाने में गड़बड़ी किया था ना, अपने सब कुछ कर लिया था। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अब देखिए उसने फिर संविधान को भी बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र और देखिए संविधान में क्या बदलाव किया था, बड़ा डेंजर बदलाव किया है। देखिए क्या किया, जो बदलाव किया उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है, वहाँ का राष्ट्रपति जो है वही राष्ट्र और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। यानी वो जो राष्ट्रपति माने खुद राष्ट्रपति बन गया था, तो वही खुद जो है वही परवेज मुशर्रफ वही राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली यानी एमएलए एमपी जो भी होता है उसका कार्य उसको भंग कर सकता है, वो उसमें वो पावर है, वो उसको भंग कर सकता है। ऐसा कानून बना दिया। मानिए लोग चुन के आएंगे, संसद तक पहुंचेंगे जरूर, लोकसभा राज्यसभा हर जगह पहुंचेंगे लोगों के चुने हुए लोग, लेकिन उन लोग का काम कुछ भी करना चाहे तो उस पर हम टांग अड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये कानून बना दिया कि राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा, मतलब कठपुतली बना रहेगा राष्ट्रपति का। मंत्रिपरिषद में कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। और उसने ये भी नियम बना दिया कि मंत्रिपरिषद कामकाज जो भी होता है वहाँ पे सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। और उस सुरक्षा परिषद में ज़्यादातर फौज का आदमी रहता है। और फौज को राजनीति में घुसने का क्या जरूरत है, तो वो खुद ही फौज था का ये था, तो तख्ता पलट करके वो बना था, तो अपना फौज का जो जवान है उसी को उसमें भी रख लेता है ना, और अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए है ना, उसके बाद चुनाव हुआ, लेकिन नियम कानून ये संविधान ने बदल दिया था, है ना। चुनाव हुए, चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास था, है ना। तो कहने का मतलब है कि चुनाव भी उसके बाद उसने करा दिया, लेकिन चुनाव करने से क्या फ़ायदा, एमएलए एमपी तो बन गए हैं, लेकिन सत्ता जो है वो सेना के अधिकारियों और परवेज जनरल जो है मुशर्रफ के हाथ में ही, उसके पास ही था। देश वही चला रहे थे, उसके इशारे पे वो जो चुन के गए वो लोग काम कर रहे थे, है ना। क्योंकि वैसा नियम ही बना दिया था कि हम जो चाहेंगे वही होगा, भले तुम लोग चुन के आओ, छोटा मोटा काम करो, तुम लोग रोड उड कहीं नाला उला बनाना है तो बनाओ, लेकिन बड़ा फैसला मेरे मर्जी के खिलाफ नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, देखिए यहाँ पे गौर फिक्र करने की जरूरत है कि क्या समझ में आ रहा है कि लोग तो चुन के भेजे, लेकिन क्या ये सही में लोकतंत्र है ना। सत्ता किसी और के हाथ में है, फैसला कोई और करेगा, तो हम लोग जो चुन के यानी जो जनता चुन के भेजता वो तो बेकार है ना, खाली नाली बनाने के लिए और कुछ काम का नहीं है। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? तो बोल रहा है कि लोकतंत्र का जो डिफिनेशन है उसको खाली अगर हम समझ ले तब तो फिर ये भी एक बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ का भी जो जनता है वही लोग उसको चुनाव किए हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो मेन सत्ता को संभाला है वो तो शासक बोलते हैं, वो परवेज मुशर्रफ और उसका सैनिक जो अपना है वो शासन चला रहे हैं, और चुनाव करके जो भेजा गया वो लोग तो बस यूं ही नाम का है सिर्फ, है ना। तो मतलब क्या है कि इसमें पूरी तरह से लोकतंत्र इसको नहीं मानेंगे, और ये छोटा सा जो डिफिनेशन से है उसके आधार पे देखें तो ये भी लोकतंत्र कहलाएगा, है ना। इसीलिए बार बार तभी से सवाल आ रहा था कि सिर्फ एक डिफिनेशन से कोई चीज़ का
हर जगह वो प्रयोग नहीं होगा, एक डिफिनेशन से हर चीज़ को समझा नहीं जा सकता है ना, उसके अंदर गहन अध्ययन करना होगा। ठीक, जैसे पाकिस्तान के जब परवेज़ मुशर्रफ थे उस समय भी इलेक्शन उसने भी करवाया, लेकिन बेनकाम का है ना, काम वही करता था, इलेक्शन से लोग गए वहाँ तक, लेकिन उसके इशारे से ही काम होता था। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक यहाँ पे हुआ है ना। लोगों ने राष्ट्र और प्रांत असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में शासक नहीं थे, है ना। लोगों ने चुना तो जरूर, MLA MP चुना, लेकिन वो तो शासक नहीं है, वो तो शासन नहीं चला रहे, शासन तो चला रहे वही परवेज़ मुशर्रफ, जिसको किसी ने नहीं चुना है ना। और सैनिक के आदमी लोग मेन काम कर रहे जिससे किसी ने नहीं चुना, है ना। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते हैं जो हम चुन के भेजे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, ये जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, हैं। तो ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्था में होता है, वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, माने चुनाव के द्वारा संसद और सरकार सब बनता है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा देश है जिसमें इस तरह का चुनाव होता है, चुनाव करा दिया जाता है और सरकार भी बन जाती है, लेकिन असल सत्ता जो है वो ऐसे लोगों के पास होता है जिसे लोगों ने नहीं चुना, है ना। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, कुछ देश ऐसे भी है जिसमें असली जो ताकत है वो विदेश का कोई दूसरा देश उसको चला रहा है ना। जैसे भारत भी जब गुलाम था, भारत का जो सत्ता था वो विदेशी ताकत पर था, विदेशी लोगों पर था। तो बहुत सारे देश का जो है असली ताकत विदेशों पर होता है। जैसे भारत गुलाम जब था तो यहाँ का असली ताकत इंग्लैंड वालों को था, इंग्लैंड वाले ही कंट्रोल करते थे, यहाँ के लोगों का कोई अधिकार नहीं था, है ना। यानी चुन के जो राजा महाराजा जो यहाँ का रहता था उन लोगों का कोई अधिकार नहीं था। इन ऐसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सके, ऐसे लोगों को शासन ऐसा नहीं कहेंगे, लोकतंत्र शासन नहीं कह सकते। ठीक है, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। तो अभी जो बात चर्चा हुई इससे हम एक बात समझ में आया कि लोकतंत्र जो है उसमें अंतिम निर्णय यानी फाइनल निर्णय, फाइनल फैसला लेने का जो शक्ति है, पावर है, वो सब पावर होना चाहिए जिसे लोगों ने चुन के भेजा है उसके पास, तब कहेंगे कि हाँ ये लोकतंत्र है। अब चुन के भेजे उन लोगों के पास कोनो पावर ही नहीं रहेगा, पावर कोई और दिखा रहा है, सरकार कोई और चला रहा है, देश कोई और चला रहा है, बस हमें नाम का सिर्फ चुन के भेजे हैं, तो वो लोकतंत्र नहीं हुआ। ठीक है, तो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा डिफिनेशन यहाँ से निकल के आता है। उसके बाद अगला देखते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यहाँ से एक डिफिनेशन निकलेगा, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, इसमें क्या होता है कि चुनाव भी होता है और जिसको चुनते हैं वही शासन चलाता है। इसमें तो जिसको चुन रहे थे वो नहीं चला रहा था, कोई और उसके ऊपर था। लेकिन इसमें क्या चीज़ देखेंगे कि जिसको चुनता है जनता वही सरकार बन जाता है, लेकिन उसमें स्वतंत्र चुनाव नहीं होता है, यानी चुनाव करने की आज़ादी, वोट डालने की, चुनने की आज़ादी सबको नहीं है। या फिर निष्पक्ष चुनाव, यानी उसमें कोनो विपक्षी कोई होता ही नहीं, अकेले पार्टी है। ठीक है, विपक्षी सिर्फ नाम का है, सब वोट एक ही पार्टी को जाता है। तो ऐसा वाला को भी लोकतंत्र नहीं कहेंगे, लेकिन अपने आप को ये लोग भी लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, तो उसको समझ लेते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसको भर समझ के उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें बात होगी चीन की, है ना। चीन की सांसद को कवांगुओ रेमनिन दाइवियाओ दाहुई, चाइनीज भाषा है ना, जिसको हम साधारण हिंदी भाषा में राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन का जो संसद है उसको राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। देखिए वहाँ चुनाव होता है 5 साल बाद, जैसे भारत या और देश में होता है, लोकतांत्रिक देश में होता है, वैसे ही वहाँ भी चुनाव होता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। और ये जो संसद है राष्ट्रीय जन संसद, इसी को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का, कौन राष्ट्रपति बनेगा उसका अधिकार है। इसमें पूरा चीन का करीब
3000 सदस्य आते हैं। तो सोचिए उतना बड़ा चीन, दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन, और उस चीन में मात्र 3000 सदस्य जो है इस राष्ट्र जन संसद में है, और बस यही लोग चुनते हैं कौन राष्ट्रपति बने। ठीक, कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करते हैं, कुछ सदस्य का चुनाव सेना का भी अधिकार है करने का। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, और चुनाव लड़ने के लिए सभी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उससे मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है ना। तो 2002-3 में जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटे छोटे पार्टी के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली, माने दूसरे पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं मिलती है, और हर बार वहाँ सरकार बनती है कम्युनिस्ट पार्टी की और कोई दूसरा सरकार नहीं। ठीक, 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको, तो चलिए मेक्सिको में पहुँच गए। तो चीन में देखिए क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी एक है, बस वही उसका सरकार रहे, उसी का सरकार हमेशा रहेगा, है ना। माने कहने का तो है 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन चुनाव में हर पार्टी को जगह नहीं मिलता है, हर लोग चुनाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिक्स है कम्युनिस्ट पार्टी ही आएगा। तो ये ऐसा क्या लोकतंत्र हुआ, ये लोकतंत्र हुआ पूरा नहीं हुआ, है ना। तो आज़ादी ही नहीं है वोट देने का, ना पार्टी में उठने का, है ना। आगे मेक्सिको का देखते हैं। 1930 में मेक्सिको आज़ाद हुआ था। उसके बाद हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराया जाता है। उसमें 6-6 साल में राष्ट्रपति चुनाव होता है। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाह नहीं आई। तो ये बढ़िया चल रहा था, कभी भी फौजी शासन या तानाशाह नहीं आई, है ना। 1930 में जो आज़ाद हो उस समय से, लेकिन देखिए 2000 में तक हर चुनाव में PRI कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। देखिए इसमें किसी तरह का फौजी शासन नहीं हुआ, तानाशाही नहीं हुआ, तख्ता पलट नहीं हुआ, लेकिन 2020 तक सोचिए 1930 से लेकर के 2000 तक, माने कितना साल, 70 साल तक सिर्फ एक ही पार्टी का सरकार था और कोई विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेते थे। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, है ना, छोटा मोटा हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। ठीक है, माने एक पार्टी इसमें भी फिक्स 70 साल से। अब सोचिए 70 साल से एक ही पार्टी फिक्स है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। चुनाव में तरह तरह के हथगंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थे, माने किसी न किसी तरह करके कुछ ना कुछ करके वो जीत हासिल कर ही लेती थी। ये जो पार्टी था PRI मेक्सिको का, है ना। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी जितना लोग थे उन लोगों को, सरकारी स्कूल का अध्यापक और छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों का आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाजी करती थी। यानी कि मीडिया और जितना भी सरकारी लोग हैं, जो भी टीचर है या कुछ भी है, वो सब का दबाव था कि आप वोट इसी को दीजिएगा, क्या है कि नौकरी का सवाल है, वो लोग तो देगा है। दूसरी बात है मीडिया का जो था वहाँ का, वो बस इसी का तारीफ, इसी का चर्चा और किसी का चर्चा नहीं। इसका विरोधी में कोई पार्टी अगर उठा तो उस पार्टी कितना अच्छा वो पार्टी कुछ किया, कुछ काम किया, लेकिन उसका बुराई ही चलता था, उसका आलोचना ही करता था मीडिया, है ना। जैसे थोड़ा थोड़ा अभी भारत का हाल है, जिसको काम मीडिया कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन खैर हम उस सब में पढ़ना नहीं चाहते। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। तो कई बार क्या होता था कि जैसे लगता होगा कि यहाँ पे जो कुछ दूसरा पार्टी है, अपोजिशन वाला जो है दूसरा पार्टी, उसका लोग यहाँ पे ज़्यादा है, उनको ज़्यादा वोट पड़ेगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या करता था, वहाँ से वोटिंग ही हटा देता था। मतदान केंद्र जो था यहाँ जैसे वोट होने वाला, इसको हटा के सीधे कहीं पर बहुत दूर ले गया यहाँ से। अब उतना दूर ले गया तो इस गाँव का आदमी उतना दूर थोड़ी जाएगा वोट देने,
हैं। जैसे अभी अपने ही गांव में, हम लोग गांव में जैसे वोट होने लगे, और कल वोट है और कल वोट देने गए तो पता चला मतदान केंद्र को उठा करके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ले गया। अब कुछ कुछ कौन उतना जाएगा, कुछ कुछ जाएंगे, कुछ कुछ बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, है ना। तो ऐसा में क्या हो जाएगा, फिर जो अगला उम्मीदवार जीतने वाला था वो खत्म उसका, है ना। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव के लोगों को अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? तो अभी जो चर्चा है, दो चीज़ देखिए, एक चीन का, एक मेक्सिको का। तो यहाँ का जो रवैया है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग शासन चुनते नहीं चुनते, है ना। इन उदाहरण को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते, है ना, कि लोग यहाँ का शासन को चुनते हैं। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन की चुनावों में लोगों के सामने कई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता है, मतलब कोई उसमें है ही नहीं, विपक्ष कोई रहेगा कोई अच्छा तब ना उसको चुनेगा, तो बस एक ही मेन पार्टी, बाकी छोटा मोटा कोई उठेगा तो उसको फिर दबा दिया जाता है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। तो उसमें जो उठाता है उम्मीदवार, वो बताए थे कि वो शासक दल जो उसमें होता है वही लोग उठाते हैं या कुछ सैनिक लोग उसमें उठाते हैं उम्मीदवार को, तो वही लोग को वोट देना पड़ता है। मतलब अपने से उम्मीदवार वहाँ पे इजाज़त नहीं है। जैसे यहाँ चाहे तो कोई भी अपना पार्टी बना के कोई भी अपना उम्मीदवार निकाल सकता है ना, कितना सारा पार्टी है, हज़ारों पार्टी है, लेकिन वहाँ वैसा नहीं है। वहाँ जो वहाँ के जो लोग चाहेंगे, जो वहाँ का समझिए तो संसद या क्या चीज़ उसका नाम था चाइना, हाँ संसद, राष्ट्रीय जन संसद में जो 3000 सदस्य है, वही लोग देखेंगे कि किसको उठाना है वोट इसमें, है ना। और आम आदमी उसमें अपना उम्मीदवार नहीं है, कौन उम्मीदवार बनेगा उसका स्वीकृति वही लोग देते हैं। क्या हम इसे नापसंद चुनाव कह सकते हैं? सही है, कह सकते हैं। क्या है कि इसमें अपना पसंद का कहाँ, अपना पसंद का तो लोग उठने ही नहीं दे रहा है वहाँ पे, तो अपना पसंद से चुनाव का 3000 उतना करोड़ों कितना करोड़ आबादी, उसमें से 3000 आदमी ही चुनता है कि हाँ इसको उठना है इस जगह से, इसको उठना है उस जगह से, इसको उठना है इस जगह से, उम्मीदवार के रूप में, और वही लोग को वोट देना है ज़बरदस्ती, भले वो कितना खराब आदमी है। मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। तो मेक्सिको का जो अभी देखे उसमें उसके हिसाब से लगता है कि उन लोग के पास विकल्प मतलब दूसरे को चुनने का तो विकल्प था देखने के लिए, लेकिन था कोई काम का नहीं था, है ना, होते हुए भी ना के बराबर, है ना। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं, मतलब किसी भी तरह से चाह के भी हम जो पार्टी बनते आया उसको हरा नहीं सका। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, कोई मतलब उसमें कोई विपक्ष नहीं था, जो वहाँ पे समझिए तो मुहर मरा हुआ है, बनेगा तो है और कोई नहीं। इस प्रकार अब लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। तब देखिए यहाँ पे एक लोकतंत्र का एक और विशेषता या एक और ही समझिए यहाँ पे गुण जुट रहा है ना। इस क्या होगा देखिए, लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, चुनाव करना है पर्याप्त नहीं है कि चुनाव कर दिए तो लोकतंत्र होगी, नहीं बाबू। जैसे अभी दो एग्जाम्पल देखे ना, चुनाव जरूर कराता है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा राजनीतिक विकल्प होने चाहिए। असली लिखा है मैंने, असली वाला, ऐसा नहीं कि मैक्सिको जैसा दिखावे वाला या चीन जैसा दिखावे वाला, है ना। ओरिजिनल में होना चाहिए। जैसे भारत में भाजपा है, कांग्रेस है, कितना पार्टी है, ओरिजिनल पार्टी सब अपना अपना है, आप जिसको चुनना चाहे ना। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वो चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे, है ना, यानी ये लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि शासक दल जो है उसको गद्दी से उतार दे या गद्दी में बैठा दे, ये लोगों पर वो पावर होनी चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र का एक और विशेषता, एक और डिफिनेशन जुड़ता है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, ऐसा नहीं कि कोई दबाव दे कि इसी में वोट दो, है, या हम जो चुनेंगे उसी को वोट दो, ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, ताकि सभी को मौका मिले सत्ता में बैठने का, बैठल जो है उसको भी हारने का मौका मिले। आया बात समझ में? तो लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। तो अध्याय 3 में इसके बारे में और अधिक जानेंगे, लेकिन अभी ये अध्याय भी खत्म नहीं हुआ है, इसमें भी और अधिक जानेंगे।
ऐसे लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा खत्म हुआ। अब वोट के बारे में शायद है, हाँ, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। तो चलिए आगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसको समझेंगे। लिए लंबा चैप्टर है, 2-3 पार्ट, जितना भी पार्ट बने बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक थोड़ा वीडियो शेयर करके और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि मेरा हौसला इसे ही बुलंद होते रहे और आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लगातार लाते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का अगला पार्ट लेकर।